नई गहन चर्चा में स्वागत है। आज हमारे सामने जो स्रोत सामग्री है वो कोई आम स्कूल का सिलेबस या किसी बोर्ड की नीरस सी नियमावली नहीं है। जी बिल्कुल, ये कुछ अलग ही है। हाँ, आज हम एक बहुत ही अलग तरह के शैक्षिक दृष्टिकोण का विश्लेषण करने वाले हैं। ये विद्या भारती का शिक्षा मॉडल है और अगर मैं इसे आज की तकनीकी भाषा में कहूँ तो ये एक 3D अल्ट्रा एचडी सर्वांगीण शिक्षा का दृष्टिकोण है। ये तुलना काफी दिलचस्प है। मैं कहूंगी कि अक्सर जब हम शिक्षा के बारे में सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में एक बहुत ही फ्लैट टू डायमेंशनल तस्वीर आती है। हम्म, किताबें और परीक्षाएं। बिल्कुल, किताबें, परीक्षाएं और अंत में एक डिग्री, बस यही। लेकिन जो दस्तावेज आज हम देख रहे हैं, वो इस पूरी प्रक्रिया को एक अलग ही लेंस से दिखाते हैं। आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज के इस अध्ययन सत्र का हमारा जो मुख्य मिशन है वो यह समझना है कि शिक्षा को सिर्फ अक्षर ज्ञान मतलब साक्षरता और रट्टा मारने की मशीन बनने से कैसे रोका जा सकता है। और स्रोत सामग्री में इस पर एक बहुत ही स्पष्ट बात कही गई है। सही कहा। इसमें मकाले शिक्षा पद्धति का जिक्र है और उसे एक एकायामी या वन डायमेंशनल सोच वाली व्यवस्था बताया गया है। इन दस्तावेजों का पूरा फोकस इसी बात पर है कि उस एकायामी सोच को हटाकर एक बहुआयामी विकास की नींव कैसे रखी जाए। अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़ें, तो ये दृष्टिकोण सिर्फ बच्चे के दिमाग में डेटा फीड करने तक सीमित नहीं है। जी। ये मॉडल शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक इन सभी स्तरों पर विकास के समन्वय की बात करता है। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में जहाँ हर तरफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, हम अक्सर भूल जाते हैं कि शिक्षा का असली उद्देश्य क्या है। इंसान को सिर्फ एक चलता फिरता डेटाबेस तो नहीं बनना है ना। बिल्कुल, और शायद इसीलिए ये समझना और भी जरूरी हो जाता है। मुझे इन दस्तावेजों में जो सबसे पहला और बुनियादी कॉन्सेप्ट मिला, वो है मानव अस्तित्व के 5 आयामों का सिद्धांत, जिसे यहाँ है कि अन्नमय कोश वो हिस्सा है जिसे दुनिया देखती है। ये एक तरह से हार्डवेयर की तरह है। हार्डवेयर सही शब्द है। शरीर का स्वस्थ रहना, उसका पोषण, ये सब इस सबसे बाहरी परत का हिस्सा है। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि ये मॉडल यही नहीं रुकता। इसके तुरंत बाद जो दूसरी परत आती है, वो है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश। हाँ, इसका अर्थ है हमारे भीतर बहने वाली जीवन ऊर्जा या प्राण। इसे थोड़ा और सरल भाषा में कैसे समझें? क्या ये सिर्फ सांस लेने की प्रक्रिया है? नहीं नहीं, ये सांस लेने से कहीं ज्यादा है। ये वो वाइटैलिटी या ऊर्जा है जो हमारे शरीर को चलायमान रखती है। अगर हार्डवेयर शरीर है, तो प्राणमय कोश वो बैटरी है जो उसे पावर दे रही है। ओहो, बैटरी, अब समझ आया। और इसके बाद जो तीसरी परत आती है, वो आज के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे मनोमय कोश कहा गया है। मनोमय मतलब मन से जुड़ा हुआ। एकदम सही। ये हमारे मन, हमारी भावनाओं, हमारे मूड और हमारी इच्छाओं से जुड़ा हुआ स्तर है। तो अगर हम इसे आज की दुनिया से जोड़कर देखें, जहां हर कोई स्ट्रेस, एंजाइटी या फिर सोशल मीडिया के लाइक्स को लेकर परेशान रहता है, तो असल में उनका ये मनोमय कोश ही असंतुलित हो रहा है। सही कहा। एकदम सटीक विश्लेषण है ये। आधुनिक शिक्षा में हम अक्सर देखते हैं कि एक बच्चा गणित या साइंस में तो बहुत होशियार होता है। हाँ, टॉप करता है क्लास में। बिल्कुल, लेकिन अगर वो अपनी भावनाओं को नहीं संभाल पा रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, तो उसका सीधा सा मतलब है कि उसका मनोमय कोश इग्नोर किया गया है। और इसी मनोमय कोश के ठीक नीचे चौथी परत आती है, विज्ञानमय कोश। ये बुद्धि, तर्क और ज्ञान का स्तर है। यहाँ मुझे एक सवाल पूछना है। जी मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश में असल अंतर क्या है? जी, दोनों ही तो दिमाग से जुड़े लगते हैं। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, मनोमय कोश भावनाओं और इच्छाओं का घर है। जैसे मुझे ये चाहिए। हाँ, जैसे मुझे ये चाहिए, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। लेकिन विज्ञानमय कोश आपके विवेक और डिसीजन मेकिंग का हिस्सा है। सही और गलत की पहचान करना विज्ञानमय कोश का काम है। अच्छा, तो जो हम लॉजिक लगाते हैं, जी। आज इंटरनेट पर दुनिया भर की जानकारी उपलब्ध है, लेकिन कौन सी जानकारी सही है और कौन सी फेक न्यूज है, ये तय करने का काम हमारा विज्ञानमय कोश करता है। समझ गया। यानी भावनाओं के शोर के बीच सही फैसला लेने की क्षमता। और फिर इन सब परतों के भी पार जो सबसे भीतरी, सबसे सूक्ष्म परत है, उसे स्रोत में आनंदमय कोश कहा गया है। हाँ, आनंदमय कोश। दस्तावेजों के अनुसार ये आंतरिक आनंद और आत्मा का स्तर है। एक ऐसी अवस्था जहाँ कोई तनाव नहीं, कोई उलझन नहीं, बस एक सहज आनंद है। और यहाँ इस पूरे पंचकोश मॉडल का सबसे बड़ा निष्कर्ष निकल कर आता है। अगर हम अपनी मौजूदा शिक्षा प्रणाली को देखें, तो वो मुख्य रूप से सिर्फ मनोमय और विज्ञानमय कोश तक ही अटक कर रह जाती है।
सिर्फ जानकारी और तर्क। बिल्कुल। हम बच्चों को जानकारी दे देते हैं, लॉजिक सिखा देते हैं, लेकिन शरीर यानी अन्नमय, ऊर्जा यानी प्राणमय और अंतिम खुशी जो कि आनंदमय कोश है, इन परतों को अक्सर भूल जाते हैं। ये मॉडल सबसे बाहरी परत से लेकर सबसे भीतरी परत तक की एक पूरी यात्रा की वकालत करता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। दस्तावेजों को पढ़ते हुए मैंने देखा कि विद्या भारती ने केवल इन 5 परतों की थ्योरी देकर बात खत्म नहीं की है। नहीं, इसका पूरा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है। हाँ, उन्होंने इन 5 कोशों को असल में पोषित करने के लिए 5 मुख्य विषयों का एक पूरा प्रैक्टिकल ढांचा तैयार किया है। स्रोत में इसे पंच आधारभूत विषय या विकास के 5 स्तंभ कहा गया है। यह देखना बहुत रोचक है कि उन्होंने थ्योरी को प्रैक्टिस में कैसे बदला है। बिल्कुल। तो चलिए इन 5 स्तंभों का विश्लेषण करते हैं। जो पहला स्तंभ यहाँ दिया गया है वो है शारीरिक शिक्षा। अब आमतौर पर जब हम पीई या फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं तो दिमाग में बस जिम जाना, फिट रहना या कोई खेल खेलना आता है। हाँ, बस स्पोर्ट्स पीरियड। लेकिन स्रोत में इसका उद्देश्य सिर्फ व्यक्तिगत फिटनेस तक सीमित नहीं रखा गया है। दस्तावेजों के मुताबिक इसका लक्ष्य बालक को बलवान और बलिष्ठ बनाना है और इसमें एक बहुत ही स्पष्ट वैचारिक और दीर्घकालिक लक्ष्य दिया गया है। देश और धर्म की रक्षा के लिए तत्पर रहना। ये एक बहुत ही विशिष्ट दृष्टिकोण है। यहाँ शारीरिक बल को सिर्फ एक इंडिविजुअल या व्यक्तिगत अचीवमेंट की तरह नहीं देखा जा रहा है जी, बल्कि उसे एक वृहद सामाजिक और वैचारिक कर्तव्य के साथ जोड़ा जा रहा है। ये मॉडल फिटनेस को एक राष्ट्रीय दायित्व के रूप में प्रस्तुत करता है। ये एक ऐसा पहलू है जो इसे आम स्कूलों के फिजिकल एजुकेशन से काफी अलग खड़ा करता है। इसके बाद जो दूसरा स्तंभ है वो है योग शिक्षा। अब योग को भी आज की दुनिया में अक्सर सिर्फ शरीर को लचीला बनाने वाले आसनों के रूप में देखा जाता है। बस एक तरह की एक्सरसाइज मान लिया गया है। हाँ, लेकिन यहाँ योग को शरीर, प्राण, मन, बुद्धि और आत्मा यानी उन 5 परतों के विकास का टूल बताया गया है। स्रोत में योग शिक्षा के मानसिक प्रभाव पर बहुत जोर दिया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि योग का असली काम इंद्रियों को नियंत्रित करना है ताकि व्यक्ति अहंकार और द्वेष से मुक्ति पा सके। अहंकार से मुक्ति। जी, अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो आज के इस भटकाव वाले युग में जहां हर कोई अटेंशन इकोनॉमी का शिकार है, ये एकाग्रता और आंतरिक निर्मलता लाने का एक बहुत मजबूत तरीका बताया गया है। इसके बाद तीसरा स्तंभ आता है संगीत शिक्षा। अक्सर हमारे स्कूलों में संगीत को एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी या किसी शौक के तौर पर ही देखा जाता है कि अगर समय मिला तो गिटार या कीबोर्ड सीख लिया। हाँ, कोई बहुत सीरियस विषय नहीं माना जाता। लेकिन यहाँ संगीत शिक्षा केवल एक कला नहीं है। स्रोत के अनुसार यह राष्ट्रीय एकात्मता का एक सशक्त साधन है। इस बिंदु को थोड़ा गहराई से समझना होगा। स्रोत बताता है कि विविध भारतीय भाषाओं में देशभक्ति गीतों के माध्यम से बच्चों में उदात्त भावनाओं को जगाने का काम किया जाता है। मतलब अलग अलग भाषाओं में? बिल्कुल। जब बच्चे एक साथ अलग अलग भाषाओं में गाते हैं तो वो केवल सुर ताल नहीं मिला रहे होते, बल्कि वे अनुशासन, एकाग्रता और एक टीम की तरह काम करना सीख रहे होते हैं। ये संगीत का एक बहुत ही संगठनात्मक उपयोग है। विषय के तौर पर नहीं, बल्कि ज्ञान विज्ञान की कुंजी और सभी भाषाओं की जननी के रूप में पेश किया गया है। और इसमें एक बहुत ही दिलचस्प आधुनिक जुड़ाव भी है। हाँ, मैंने भी उस पॉइंट पे गौर किया था। इसमें संस्कृत को संगणक यानी कंप्यूटर के लिए भी सबसे उपयुक्त भाषा माना गया है। जी, कंप्यूटर के लिए। ये इस पूरी प्रणाली की एक खासियत है कि ये परंपरा को तकनीक के साथ जोड़ने का प्रयास करती है। और इसे पढ़ाने का तरीका भी रटने वाला नहीं है। स्रोत में उल्लेख है कि संस्कृत शिक्षण की विधि बहुत ही व्यवहारिक रखी गई है। श्रवण यानी सुनना, भाषण यानी बोलना, पठन यानी पढ़ना और फिर लेखन यानी लिखना। एक नेचुरल प्रोसेस है ये। बिल्कुल, यानी पहले सुनो, फिर बोलो, उसके बाद पढ़ना और लिखना सीखो। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई बच्चा अपनी मातृभाषा सीखता है। अब आते हैं 5वें और अंतिम स्तंभ पर, जो है नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा। मैं कहूंगी कि इस स्तंभ को पूरे ढांचे का मूल माना जा सकता है। स्रोत के अनुसार इसका मुख्य लक्ष्य चरित्र निर्माण है ताकि बालक आगे चलकर राष्ट्र का भावी कर्णधार बन सके। राष्ट्र का कर्णधार? जी, इसमें देशभक्ति, ईमानदारी और सर्वस्व समर्पण जैसी भावनाओं को शामिल किया गया है। लेकिन यहाँ जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि ये मूल्य बच्चों को सिखाए कैसे जाते हैं। हाँ,
दस्तावेजों में शिक्षक की भूमिका को लेकर काफी कुछ कहा गया है। बिल्कुल। स्रोत में शिक्षक को आचार्य का दर्जा दिया गया है और ये रेखांकित किया गया है कि आचार्य का आदर्श जीवन ही बालक के लिए वेद वाक्य यानी परम सत्य के समान होता है। मतलब जो शिक्षक करेगा बच्चा वही सीखेगा। एकदम सही। इसका मतलब ये है कि आप बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर लिखकर ईमानदारी नहीं सिखा सकते। शिक्षक को खुद वो जीवन जीना होता है। ये एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। ये एक बहुत ही आदर्शवादी सोच लगती है कि शिक्षक का जीवन ही पाठ बन जाए। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक बड़ा सवाल आता है। क्या सवाल है? तो इन सबका क्या मतलब है? मेरा मतलब है पंचकोश के विचार बहुत गहरे हैं। ये 5 आधारभूत स्तंभ भी स्पष्ट हैं। लेकिन एक आम मंगलवार की सुबह किसी क्लासरूम में एक शिक्षक इन भारी भरकम सिद्धांतों को लागू कैसे करता है? क्या इसके लिए कोई प्रैक्टिकल सिस्टम है? और यहीं पर स्रोत सामग्री एक बहुत ही तकनीकी और विस्तृत समाधान प्रस्तुत करती है। इस समाधान का नाम है अभिनव पंचपदी। अभिनव पंचपदी। दस्तावेजों में इसे शिक्षण का इंजन कहा गया है। यह कोई पुराना घिसा पिटा लेक्चर देने का तरीका नहीं है। तो ये पंचपदी असल में है क्या? स्रोत के अनुसार यह पूरी तरह से बाल केंद्रित और मनोविज्ञान पर आधारित एक पूर्ण इकाई योजना या यूनिट प्लान है। इसका मुख्य उद्देश्य रट्टू तोता बनाना नहीं, बल्कि एक संस्कार प्रक्रिया शुरू करना है। तो इसमें कितने चरण हैं? यह पूरी सीखने की प्रक्रिया को 5 गतिशील चरणों में यानी 5 डायनामिक स्टेजेस में बांट देती है। चलिए इन 5 चरणों को खोलकर देखते हैं। पहला चरण है अदिति। इसे विषय का प्रारंभिक परिचय कहा गया है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप कार चलाना सीख रहे हैं। अदिति वो स्टेज है जहां आप पहली बार कार के अंदर बैठते हैं, स्टीयरिंग को महसूस करते हैं और इंस्ट्रक्टर आपको बताता है कि ये क्लच है, ये ब्रेक है। ये सिर्फ एक परिचय है, कोई गहरी जानकारी नहीं। समझ गया। फिर दूसरा चरण आता है बोध, यानी ज्ञान को गहराई से समझना। हाँ, बोध वो अवस्था है जहां आहा मोमेंट आता है। कार वाले उदाहरण में बोध तब होता है जब आपको समझ में आता है कि क्लच और गियर का आपस में क्या संबंध है। अच्छा, जब लॉजिक समझ आ जाए। जी, ये सिर्फ याद रखना नहीं है, बल्कि उसके पीछे के मैकेनिज्म को आत्मसात करना है। और एक बार जब कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो तीसरा चरण होता है अभ्यास। सीखी गई बातों का बार बार दोहराओ। जैसे खाली मैदान में बार बार कार को स्टार्ट करना और रोकना, ताकि वो मसल मेमोरी का हिस्सा बन जाए। बिल्कुल। बिना अभ्यास के बोध भी किसी काम का नहीं रहता। और फिर आता है चौथा चरण, प्रयोग। जो ज्ञान प्राप्त किया है उसका व्यवहारिक जीवन में उपयोग करना। यानी अब कार को खाली मैदान से निकालकर ट्रैफिक वाले हाईवे पर ले जाना, ज्ञान को असली दुनिया में टेस्ट करना। एकदम सही। लेकिन यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि ये शिक्षा प्रणाली यहीं प्रयोग पर आकर नहीं रुक जाती। आमतौर पर तो यहीं रुक जाती है। हाँ, आधुनिक शिक्षा अक्सर यहीं खत्म हो जाती है कि आपने ज्ञान लिया, उसका प्रयोग किया, अपनी नौकरी पाई और बात खत्म। लेकिन अभिनव पंचपदी का 5वां और अंतिम चरण है प्रसार। प्रसार यानी स्वाध्याय और प्रवचन। सीखी हुई बात को खुद गहराई से पढ़ना और फिर दूसरों तक फैलाना। इस मॉडल की ये सबसे खास बात है। ये सीखने को केवल व्यक्ति के अपने स्वार्थ तक सीमित नहीं रखती। जब तक आप किसी और को कार चलाना नहीं सिखा देते, तब तक आपका अपना सीखना पूरा नहीं माना जाता। ये तो बहुत ही शानदार विचार है। प्रसार के माध्यम से समाज को वापस देने पर जोर दिया गया है। ये एक बहुत ही सहयोगी अप्रोच है। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है कि ज्ञान को तब तक अधूरा माना जाए जब तक उसे बांटा ना जाए। और इस पूरी प्रक्रिया में, जैसा हमने पहले बात की, आचार्य यानी शिक्षक की भूमिका बहुत बड़ी होती है। दस्तावेजों में मुझे एक और बहुत ही दिलचस्प हिस्सा मिला। कौन सा हिस्सा? यही कि आचार्य विषयों को सिर्फ एकेडमिक्स की तरह नहीं पढ़ाते, बल्कि उन्हें सीधे जीवन मूल्यों से जोड़ देते हैं। जी, इसके कुछ बहुत ही स्पष्ट उदाहरण स्रोत में दिए गए हैं। हाँ, जैसे गणित है। हम सोचते हैं गणित मतलब कैलकुलेशन, बस नंबर्स। लेकिन इसमें बताया गया है कि गणित के माध्यम से बच्चों में सत्यनिष्ठा, धैर्य और आत्मविश्वास पैदा किया जाता है। जब एक बच्चा किसी मुश्किल सवाल को हल करने में लगा रहता है, तो असल में वो धैर्य की प्रैक्टिस कर रहा होता है। और इसी तरह विज्ञान सिर्फ लैब के एक्सपेरिमेंट्स तक सीमित नहीं है। स्रोत के अनुसार विज्ञान वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने, स्वच्छता और सृजनशीलता यानी क्रिएटिविटी सिखाने का एक जरिया है। और इतिहास का क्या रोल है इसमें?
इतिहास का काम सिर्फ पुरानी तारीखें रटाना नहीं है, बल्कि इसके जरिए राष्ट्रवाद, देशभक्ति और समाज के प्रति दायित्व का बोध जगाया जाता है। हर विषय को एक बृहत्तर उद्देश्य, एक लार्जर पर्पस के साथ जोड़ दिया गया है। ये क्लासरूम का एक बिल्कुल नया नजरिया है। लेकिन ये यात्रा शुरू कब होती है? स्रोत में इसके लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा, जिसे शिशु वाटिका नाम दिया गया है, उसका एक बहुत ही शानदार विवरण है। ये 3 से 6 वर्ष के छोटे बच्चों के लिए है। आज के समय में छोटे बच्चों की शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अक्सर हम देखते हैं कि 3-4 साल के बच्चों के कंधों पर भारी बस्ते होते हैं। बिल्कुल, बस्ते उनके वजन से भारी होते हैं। हाँ, और उनका बचपन होमवर्क के बोझ तले दब जाता है। स्रोत में भी समस्या को प्रमुखता से उठाया गया है। और इसका समाधान, जो शिशु वाटिका के रूप में दिया गया है, वो पूरी तरह से अनौपचारिक है। दस्तावेजों में स्पष्ट लिखा है कि यहाँ बस्ते के लिए कोई जगह नहीं है। तो शिक्षा कैसे होती है फिर? शिक्षा कैसे होगी? खेल से, गीतों से, कथा कथन यानी कहानियां सुनाने से और इंद्रिय विकास के माध्यम से। इसे एक मुक्त अधिगम या फ्री लर्निंग का माहौल बताया गया है। इसका एक बहुत ही विशेष पहलू ये भी है कि शिशु वाटिका सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं है। माता पिता के लिए भी कुछ है क्या? हाँ, इसमें ये भी कहा गया है कि परिवार और माता पिता को भी प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चा स्कूल में कुछ घंटे रहता है, लेकिन घर पर ज्यादा समय बिताता है। अगर घर का वातावरण स्कूल के मूल्यों से मेल नहीं खाता, तो बच्चे का मनोमय कोश कंफ्यूज हो जाएगा। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। इसलिए माता पिता को संस्कारक्षम वातावरण बनाने के लिए तैयार करना इस मॉडल का एक अहम हिस्सा है। ये सच में एक होलिस्टिक या समग्र दृष्टिकोण है, और ये समग्रता सिर्फ स्कूल की 4 दीवारी या घर तक ही सीमित नहीं है। दस्तावेजों के अंतिम भाग में एक कंसेप्ट है, कक्षा के पार या बियॉन्ड द क्लासरूम। जी, इसमें शिक्षा को ग्राम विकास और संस्कृति बोध से जोड़ा गया है। ये इस पूरे ढांचे का सामाजिक विस्तार है। विद्यालय को सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि एक ऐसा केंद्र माना गया है जहां से पूरे ग्रामीण क्षेत्र का समग्र विकास हो सके। इसी में संस्कृति बोध परियोजना का भी जिक्र है। दस्तावेजों के अनुसार इसका उद्देश्य ये है कि आधुनिक ज्ञान विज्ञान तो सिखा ही जाए, लेकिन उसके साथ साथ भारत की संस्कृति और परंपराओं का भी पूरा परिचय हो। एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। हाँ, संस्कार केंद्र और स्वदेशी अभियान के जरिए जन जागरण के काम करने का भी उल्लेख इस शैक्षिक मॉडल के हिस्से के रूप में किया गया है। यह स्पष्ट रूप से शिक्षा को समाज सेवा और वैचारिक जागरण के साथ जोड़कर देखता है। इन सभी पहलुओं, पंचकोश से लेकर पंचपदी तक और शिशु वाटिका से लेकर ग्राम विकास तक, इन सबको देखने के बाद ये समझना बिल्कुल साफ हो जाता है कि विद्या भारती का अंतिम लक्ष्य क्या है। क्या है वो लक्ष्य? यह सिर्फ एक साक्षर पीढ़ी तैयार करने का प्रोजेक्ट नहीं है। स्रोत के अनुसार इसका अंतिम लक्ष्य एक ऐसे पूर्ण विकसित नागरिक का निर्माण करना है जो भारतीय संस्कृति और धर्म के अनुरूप हो। राष्ट्र का भविष्य तैयार करना ही इसका कोर मिशन है। और इस पूरे मिशन और इस 3D अल्ट्रा HD शिक्षा दृष्टि का सार स्रोत में एक बहुत ही प्रसिद्ध संस्कृत श्लोक के जरिए बताया गया है। सा विद्या या विमुक्त है, यानी विद्या या शिक्षा वो है जो हमें मुक्ति प्रदान करे। इस एक श्लोक में बहुत गहराई है। मुक्ति से यहाँ तात्पर्य सिर्फ किसी आध्यात्मिक संन्यास से नहीं है। तो किस तरह की मुक्ति? यह अज्ञान से मुक्ति है, अहंकार से मुक्ति है, और उस एकायामी या वन डायमेंशनल सोच से मुक्ति है जिसकी बात हमने शुरुआत में की थी। जब एक बालक अपने 5 कोशों का विकास करता है, ज्ञान का समाज में प्रसार करता है, तब वो वास्तव में इस मुक्ति की ओर बढ़ रहा होता है। आज की इस गहन चर्चा में हमने जिन स्रोतों का विश्लेषण किया, उन्होंने हमारे सामने एक बहुत ही विस्तृत मॉडल पेश किया है। मैकाले प्रणाली की एक आयामी सोच की जगह हमने पंचकोश के जरिए मानव विकास के 5 स्तरों को समझो। बिल्कुल। फिर अभिनव पंचपदी के जरिए सीखने के डायनामिक चरणों को देखा, और 5 आधारभूत विषयों के जरिए एक सांस्कृतिक रूप से जुड़ी हुई शिक्षा पद्धति के काम करने के तरीके को समझा। आज की इस तेज तरार कॉर्पोरेट दुनिया में जहां हम अक्सर सिर्फ स्किल्स अपग्रेड करने और एक बेहतर पैकेज हासिल करने की अंधी दौड़ में भागते रहते हैं, ये दृष्टिकोण एक बहुत बड़ा पॉज बटन है। एकदम सही कहा आपने। ये याद दिलाता है कि शारीरिक दृढ़ता, मानसिक शांति, भावनात्मक संतुलन और एक मजबूत चरित्र का निर्माण भी शिक्षा के ही उतने ही जरूरी हिस्से हैं। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। हमने चर्चा के दौरान स्रोत में देखा कि अभिनव पंचपदी के सीखने के 5 चरणों में
जो सबसे अंतिम चरण है वो है प्रसार, यानी ज्ञान को दूसरों के साथ बांटना। जी। और दूसरी तरफ मानव अस्तित्व के 5 आयामों में जो सबसे सर्वोच्च स्तर है वो है आनंदमय कोश, यानी भीतर का गहरा और सहज आनंद। हम्म। तो श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात है कि क्या आज हम अपनी रोजमर्रा की पढ़ाई या अपने प्रोफेशनल जीवन में जो भी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, उससे हम ऐसा कुछ सीख रहे हैं जिसे हम गर्व से दूसरों के साथ बांट सकें। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या हमारा रोज का काम या हमारा ज्ञान हमें उस गहरे आनंदमय कोश तक ले जा रहा है, या फिर हम जीवन भर सिर्फ दूसरे चरण यानी बोध तक ही सीमित रह गए हैं, बस अपने लिए जानकारियां बटोरने की मशीन बनकर। ये वास्तव में एक ऐसा विचार है जो हम सभी को अपनी शिक्षा, अपने काम और अपने जीवन के अंतिम उद्देश्यों का दोबारा मूल्यांकन करने पर मजबूर कर देता है। क्या हम सिर्फ जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं या सच में उस पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं? इसी पर विचार करने की जरूरत है। इसी विचारणीय प्रश्न के साथ हम आज के इस अध्ययन सत्र का समापन करते हैं।